नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। एनपीए क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति यानी कि एनपीए बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण की वह मात्रा जिसका भुगतान 90 दिन या उससे अधिक अवधि से नहीं किया जा रहा हो, एनपीए कहलाता है। व्यापक अर्थ में एनपीए निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति को संतुष्ट करता है। इसमें पहली है किस्त की राशि का भुगतान 90 दिन या उससे अधिक अवधि से न किया गया हो। दूसरी, कृषि में अल्पकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका भुगतान 2 फसली मौसम तक न किया गया हो। और तीसरा है कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका भुगतान 1 फसली मौसम तक न किया गया हो। अब यहाँ पर और चौथा है ओडी अथवा सीसी यानी कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिन या उससे अधिक अवधि से निष्क्रिय हो। सबसे पहले देखते हैं एसेट्स यानी कि परिसंपत्ति क्या होती है। ये परिसंपत्तियां निष्क्रिय परिसंपत्ति यानी कि आइडल एसेट, निष्पादनकारी यानी कि परफॉर्मिंग एसेट्स और गैर निष्पादनकारी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आरबीआई ने किस लोन अकाउंट को एनपीए बनने से पहले दबाव के आधार पर पहचानने के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट की निम्नलिखित 3 श्रेणियां बनाई है। एसएमए 0 यानी कि मूलधन अथवा ब्याज 30 दिनों तक ओवरड्यू हो। एसएमए 1 मूलधन अथवा ब्याज 31 से 60 दिनों तक ओवरड्यू हो। एसएमए 2 मूलधन अथवा ब्याज 61 से 90 दिनों तक ओवरड्यू हो। एनपीए का वर्गीकरण पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष तक एनपीए की श्रेणी में हो। दूसरा है डाउटफुल एसेट, यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में हो। तीसरा है लॉस एसेट, यदि परिसंपत्ति 36 महीने के बाद भी एनपीए की श्रेणी में हो। एनपीए के कारण पहला, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, परिणाम स्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि होने लगती है। दूसरा, औद्योगिक संवर्धी दर में कमी। औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण उद्योगों की आय घटने लगती है, परिणाम स्वरूप बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती है। अर्थात औद्योगिक इकाइयों की खराब बैलेंस शीट के कारण बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब होने लगती है। इसे ट्विन बैलेंस शीट समस्या कहते हैं। तीसरा कारण है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब प्रबंधन के कारण परिसंपत्ति की गुणवत्ता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे एनपीए में वृद्धि होती है। चौथा है किसानों की अतार्किक ऋण माफी उनमें लोन न चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जिससे एनपीए में वृद्धि होती है। पांचवा है लोक लुभावन ऋण यानी कि टीजर लोन, वैश्विक मंदी आदि के कारण भी एनपीए में वृद्धि होती है। और छठा है अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण आर्थिक इकाई के लिक्विडाइजेशन का समय बढ़ जाता है, जिससे बैंकों का एनपीए संचयी रूप से बढ़ने लगता है। नोट, टीजर लोन वह ऋण है जो बेस रेट से भी कम ब्याज दर पर मिलता है। दूसरा नोट है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिबंधात्मक समाजवाद से प्रस्थान रहित पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं एनपीए के प्रभाव। वित्तीय संस्था पर प्रभाव। आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स में कमी। रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग घटाए जाने के कारण बैंकिंग व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप नए संसाधन जुटाने में कठिनाई होती है।
एनपीए में वृद्धि से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती है, जिससे न केवल बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बल्कि साख सर्जन क्षमता में भी कमी आती है। एनपीए में वृद्धि से बैंकों को प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि करनी होती है, जिससे बैंकों के नेट लाभ में कमी आती है। सरकार एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला है, वित्तीय संस्थाओं की साख सर्जन क्षमता में कमी के कारण निवेश हतोत्साहित होता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक संवृद्धि दर पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है। बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास कम होने के कारण वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। परिणाम स्वरूप संसाधनों का गतिशील बनाए रखना कठिन हो जाता है। ये को होगा, संसाधनों को गतिशील बनाए रखना कठिन हो जाता है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार पर पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। अगला है, एनपीए में वृद्धि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को प्रभावित करती है। एनपीए संबंधित शब्दावली। पहला, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को इस प्रकार से बदला जाता है कि एनपीए की सरलता से वसूली हो सके। अर्थात इसके अंतर्गत ग्राहकों को ऋण भुगतान संबंधित अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाता है। पहला है, ब्याज दरों में कमी करना। दूसरा है, भुगतान की समय अवधि का विस्तार करना। तीसरा है, डेट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित करना। बैंक कंपनी में शेयर की मांग करता है। आगे है, राइट ऑफ एसेट्स, यानी कि बट्टे खाते में डालना। वह परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की यह मान्यता है कि ऋणी द्वारा इस ऋण का भुगतान नहीं हो पाएगा, तो इस स्थिति में बैंक उस परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर देता है। इसके अंतर्गत बैलेंस शीट में यह दर्शाया जाता है कि ऋण की क्षतिपूर्ति अन्य स्रोतों से कर ली गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना है, ऋण माफ करना नहीं। अगला है, स्ट्रेस एसेट्स, यानी कि दबाव युक्त परिसंपत्तियां। स्ट्रेस्ड एसिड में एनपीए आएगा, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स आएगा और राइट ऑफ एसेट्स आएगा। इन तीनों को मिलाने से बनता है दबावग्रस्त परिसंपत्तियां। प्रोविजनिंग। आरबीआई द्वारा बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य जोखिम को न्यूनतम करना है तथा एनपीए बढ़ने की स्थिति में दबाव झेलने की क्षमता को बढ़ाना है। एनपीए हेतु उपाय या समाधान। पहला यहाँ पे है, सरफेसी एक्ट 2002, डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एआरसी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, 4R मिशन इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट सशक्त, और पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और बैड बैंक। इन सबको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी अधिनियम 2002। यह अधिनियम बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वे सुरक्षित देनदार यानी कि सिक्योर्ड डेटर की उस परिसंपत्ति को जब्त कर सकें जिसके एवज में ऋण लिया गया है। अर्थात यह अधिनियम बैंकों को एनपीए की स्थिति में ग्राहकों की परिसंपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार देता है। यह प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से 30 दिनों में पूरी कर ली जानी चाहिए। आलोचना। यह अधिनियम असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता। व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण लिक्विडाइजेशन में अधिक समय लगता है। लिक्विडेशन, इसको गलत प्रोनाउंस किया, लिक्विडेशन में अधिक समय लगता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसके माध्यम से केंद्रीय स्तर पर विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। इससे किसी नए ऋण को एनपीए बनने से रोका जा सकता है।
अगला है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इस संस्था की स्थापना आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1993 1993 द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य ऋण वसूली संबंधित विवादों का निपटारा करना है। डीआरटी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर डीआरएटी में अपील की जा सकती है। डीआरएटी मतलब है डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसकी आलोचना है, इसमें पहला है डीआरटी की सीमित संख्या, दूसरा लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या, तीसरा पेशेवर व्यक्तियों का अभाव। एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वह कंपनी जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बैंक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करती है, एआरसी कहलाती है। एआरसी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो बैंक के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से ऋण की वसूली करती है। एआरसी को आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात यह आरबीआई के नियमन में कार्य करती है। यह कंपनी सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत ग्राहकों से ऋण की वसूली करती है। इस प्रक्रिया में बैंक अपना ऋण वसूलने का अधिकार एआरसी को हस्तांतरित कर देते हैं तथा एक निश्चित समझौते के अंतर्गत एआरसी द्वारा बैंकों को धनराशि का भुगतान किया जाता है। एआरसी द्वारा क्यूआईबी को सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है, जिससे क्यूआईबी के निवेश की संभावना बढ़ जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को कम करना है। यहाँ पर क्यूआईबी की फुल फॉर्म दी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अगला जो है वो है मिशन इंद्रधनुष। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन को सुधारने के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जिसे मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। इसके अंतर्गत 7 आयाम हैं। पहला है ए, यहाँ पर 7 अल्फाबेट के नाम से दिया गया है, ए बी सी डी और ई एफ जी, जी तक है ये। ए फॉर अपॉइंटमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी करना। बी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन का नियमन करना। सी, कैपिटलाइजेशन, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक पूंजी की व्यवस्था करना। डी, डी स्ट्रेसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी योजनाओं को पूरा करने संबंधित दबाव या तनाव को कम करना। ई, एम्पावरमेंट, बैंकिंग प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना तथा प्रबंधन को अधिक सशक्त बनाना। एफ, फ्रेमवर्क, एफ फॉर फ्रेमवर्क, जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए निष्पादन के आधार पर प्रारूप तैयार करना। जी, यानी कि गवर्नेंस, बैंकों के प्रशासनिक ढांचे को पारदर्शी बनाने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग करना। अगला है एफ एस आई बी। ये जो एफ एस आई बी है वो बी 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 यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का की जगह बनाई गई है, बी बी बी। और एफ एस आई बी की फुल फॉर्म है वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो, वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो यानी कि फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। जुलाई 2022 में गठित यह संस्था बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारना, वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति की सिफारिश करना तथा उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह एक स्वायत्त एवं सलाहकारी संस्था है तथा इसकी सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCEA का होता है। अगला जो एनपीए रिकवरी के लिए फॉर्मूला अपनाया गया है वो है 4R, आर 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 4R। R4 है रिकग्निशन, एनपीए का सूक्ष्म विश्लेषण। दूसरे आर का मतलब है रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों में पुनः पूंजी की व्यवस्था करना।
और तीसरे आर का मतलब है रिजोल्यूशन, यानी कि एनपीए को कम करने के लिए विभिन्न समाधान। और चौथे आर का मतलब है रिफॉर्म्स, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त समाधान का चयन करना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।